नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक छलांग की। एक ऐसी छलांग जो हमारे देश के ऊर्जा भविष्य को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। हुआ ये है कि भारत अब रूस के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जिसने एक बेहद एडवांस्ड और मुश्किल मानी जाने वाली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लिया है। लेकिन ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली है। सोचिए, ये एक 40 साल लंबे साइंटिफिक मैराथन का नतीजा है जो अब जाकर अपनी फिनिश लाइन पर पहुंचा है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सफलता हमें एक ऐसे क्षेत्र में मिली है जहां अमेरिका और फ्रांस जैसे कई बड़े बड़े विकसित देशों को भी हार मानकर अपने प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े थे। तो चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। तमिलनाडु के कल्पक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भारत में ही डिजाइन किए गए एक नए 500 मेगावाट के रिएक्टर ने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। इसे एटॉमिक साइंस की भाषा में क्रिटिकलिटी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्रिटिकलिटी आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, परमाणु ऊर्जा में ना चेन रिएक्शन के मोटे तौर पर 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल सब क्रिटिकल, जिसमें रिएक्शन को चालू रखने के लिए लगातार बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तीसरा सुपर क्रिटिकल, जो बहुत तेजी से बढ़ता है और खतरनाक हो सकता है। भारत ने जो हासिल किया है वो है बीच का, यानी दूसरा लेवल क्रिटिकल। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां चेन रिएक्शन स्थिर हो जाता है और बिजली बनाने के लिए खुद ब खुद अपने दम पर चलता रहता है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि क्रिटिकलिटी हासिल करने का मतलब है कि रिएक्टर अब बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप चल सकता है, और बिजली बनाने के सफ़र में ये सबसे बुनियादी और पहला कदम है। पर यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, ये भारत की ऊर्जा की कमी से जुड़ी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पहेली को सुलझाने की दिशा में एक ज़बरदस्त कदम है। आमतौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो यूरेनियम पर चलते हैं, और भारत के पास दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का 2% से भी कम है। इसी वजह से हमें अपनी ज़रूरत का लगभग 70% यूरेनियम बाहर से मंगवाना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर कोई दूसरा ईंधन मौजूद हो? जवाब है हाँ। भारत के पास थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। ये एक ऐसी धातु है जो यूरेनियम से कम रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये खुद से रिएक्शन शुरू नहीं कर सकती। इसे एक धक्का चाहिए होता है। और यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का हीरो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसकी खासियत ये है कि इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज़्यादा बना देता है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप गन्ने का रस निकाल रहे हैं। पहली बार में यूरेनियम वो गन्ना है जिसे निचोड़कर रस यानी एनर्जी मिलती है, और पीछे खोई यानी वेस्ट बच जाता है। अब ये नया रिएक्टर क्या करता है? ये उसी खोई यानी वेस्ट को लेता है, उसमें एक नया इंग्रेडिएंट यानी थोरियम मिलाता है, और फिर उस नए मिक्सचर को दोबारा निचोड़ता है। नतीजा, और भी ज़्यादा रस यानी एनर्जी मिलती है, और जो आखिरी कचरा बचता है वो भी बहुत कम हो जाता है। और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो तो कमाल का है। ये एक ऐसा रिएक्टर है जो अगले 500 से 700 सालों तक चल सकता है और भारत को पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, ये कोई नई नहीं है। ये हालिया सफलता असल में लगभग 70 साल पहले देखे गए एक सपने का साकार होना है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में ही इस पूरे रास्ते की कल्पना कर ली थी। ये एक बहुत लंबी, सोची समझी रणनीति थी ताकि देश के विशाल थोरियम भंडार का सही इस्तेमाल किया जा सके। इस कामयाबी के वैश्विक महत्व को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने एक ज़्यादा टिकाऊ न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए भारत की प्रशंसा होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि ये एक अकेली कामयाबी एक साथ कई समस्याओं का समाधान करती है। इससे यूरेनियम के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता घटेगी, थोरियम का भंडार इस्तेमाल होगा, खतरनाक कचरा कम होगा, और भारत इस टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। तो आखिर में ये सिर्फ एक नया पावर प्लांट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक विजन का पूरा होना है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या 70 साल पुराना एक वैज्ञानिक सपना भारत के आने वाले भविष्य को रोशन करने की चाबी हो सकता है।